हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 बाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने वर्क एंड एनर्जी को नहीं पढ़ा है, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, यूट्यूब पे टाइप करिए वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बाय 2 बाई क्लासेस। आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मैं पहले ही करा चुका हूं। यूट्यूब पे टाइप करें वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 बाई क्लासेस, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको बच्चों वर्क एंड एनर्जी का मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो बच्चों, एक ऑब्जेक्ट का मास m है, ये एक ऑब्जेक्ट है कोई, इसका मास कितना है, m है। दिस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा है हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, इसको रेस्ट पे लाने के लिए, अब ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, ओके स्टूडेंट्स। और इसको रेस्ट पर लाने के लिए ये यहां से यहां आता है सपोज, और यहां पे ये रेस्ट पे आ जाता है, तो मास तो अभी भी m है, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी 0 हो गई, ठीक है। तो इसको रेस्ट पे ला, अब ये रुक जाएगा, ठीक। इसको रोकने के लिए इस पे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। वैसे तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर याद कर लिया होगा इंटरनेट से कि वर्क कितना करना पड़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो अब ये आता कैसे वो मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। यस, सुनिए ध्यान से बच्चों। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि किसी बॉडी के ऊपर किया गया वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन द, अभी इसको मैं आपको समझाता हूं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक। वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन के डॉट ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। चलो मैं पूरा लिख देता हूं। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दें बच्चे, देखिए काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई के मींस एनर्जी, ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ v का स्क्वायर होता है। अब ये v कोई भी v हो सकता है, इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है, ठीक। सो 1/2 v का स्क्वायर, मतलब जब आप बॉडी को देखते हो, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हो, तो उस टाइम उसकी जो भी वेलोसिटी वो यहाँ हमें रखनी होती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आइए, देखिए वर्क डन आपको तब मिलेगा जब आप क्या निकालोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, कैसे निकालते हैं? देखिए काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, फाइनल, ओके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, इनिशियल। हमेशा याद रखिएगा, स्टार्टिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनल में कितनी, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। अब सुनो, यहां पे जब ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, e के इनिशियल, ठीक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों, फॉर्मूला लगा दो, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास v था, सॉरी मास m था, और वेलोसिटी कितनी थी, v स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी थी, v का स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ जाएगी बताइए? काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली, फाइनल, कितनी आ जाएगी, 1/2, मास तो इसका अभी भी m है, और वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, सो 0 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू समथिंग कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 जूल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ 1/2 mv स्क्वायर जूल्स काइनेटिक एनर्जी। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट आपको पता है। चलो अब यहाँ पे लाके वैल्यू रख दीजिए बच्चों। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, ठीक, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर है। अब बड़ा मजा आएगा आपको, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कितना वर्क करना पड़ा। तो जवाब है बच्चों, वर्क डन यहाँ नेगेटिव आ रहा है, चेक कर लीजिए। 0 माइनस 1/2 mv स्क्वायर, आंसर भाई 0 माइनस 5 कितना होता है, -5, 0 माइनस 6 कितना होता है, -6, 0 माइनस 7 कितना होता है, -7। तो 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ mv स्क्वायर, यानी कि -1/2 mv स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आंसर आएगा आपके पास कितना, -1/2 mv स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है, वाई द वर्क डन इज नेगेटिव, सुन लो ध्यान से। अगर हम आपसे ये पूछें कि इसको रेस्ट पे लाने के लिए, यही तो मैंने किया भाई, ये v वेलोसिटी से जा रही थी, अब ये रेस्ट पे आ गई यहां पर, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क डन किया, तो जवाब है वर्क एनर्जी थ्योरम से जितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कितना आ रहा है, माइनस हाफ mv स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, माइनस साइन यहां पर क्या दिखाता है, माइनस साइन यहां पर यह दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन है मोशन की, ये बॉडी ऐसे मोशन कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब यह है कि आपने इस बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए मोशन के, भाई मोशन ऐसे हो रहा है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा ना। भाई वर्क कब होता है, जब फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है लेकिन वर्क ऐसे हो रहा है, तभी तो वर्क नेगेटिव आ रहा है। जब
डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता है तभी वर्क डन नेगेटिव आता है। तो ये देखिए भाई, उसको रोकोगे ना आप, उसको रोकने के लिए भैया उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, और जो आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश ये बॉडी कर रही होगी, तो उस फोर्स को ओवरकम करने में ये बॉडी अपनी एनर्जी खर्च कर रही है। कितनी एनर्जी इसने खर्च कर दी, तो ये रेस्ट पे आ गई। तो जवाब है जितनी एनर्जी इसके पास स्टार्टिंग में थी उतनी इसने खर्च कर दी। इसके पास कितनी थी, हाफ mv² थी, पूरी की पूरी खर्च कर दी, जीरो हो गई। तो यही एनर्जी खर्च हो गई इसकी। ठीक, तो ये जो नेगेटिव वर्क है ये खर्चे को दिखा रहा है, किसने अपनी एनर्जी खर्च कर दी, किसके अगेंस्ट, जो वर्क, जो फोर्स इसके अगेंस्ट लग रहा था उसके अगेंस्ट। उसको ओवरकम करने में बेचारा लड़ाई कर रहा था उस फोर्स से लगातार और रुक गया, फाइनली जीत पाया नहीं। दूसरे शब्दों में सुनिए कि इस बॉडी को रोकने के लिए वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन तो 1/2 mv² हुआ। वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना है, 1/2 mv² है, लेकिन जो माइनस साइन यहां पर है, ठीक, आंसर तो आप यही लिखोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हेयर द माइनस साइन शोज, हेयर द नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव sign shows the force is applied, the force is applied, the force is applied in the opposite direction, in the opposite direction of motion, and by applying this force it will come to rest. Okay students, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो जैसा अभी मैंने 16 कराया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा डायरेक्ट यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसको भी समझाऊंगा, परेशान ना हो। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड to be done to stop a car of 1500 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये कोई कार है, ये कोई कार है, और ये कार सपोज इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये मोशन की डायरेक्शन है, ठीक, और इस कार का जो मास है, ठीक, मास कितना दे के रखा हुआ आपको, मास है कितना 1500 किलोग्राम। तो जब भी मास आपको दिया, अगर ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में उसको कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके, लेकिन अभी मास किलोग्राम में दिया तो किलोग्राम में हम ले लेंगे, ठीक, हमेशा मास को किलोग्राम में लेना है। अब ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बच्चों वेलोसिटी को हमेशा, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक। अब जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान से सुने, किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/18 से एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर मीटर पर सेकंड को वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में दी, अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। अभी ये वाला सिनेरियो हम फॉलो करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दी हुई वेलोसिटी और हमें जाना है कहाँ, मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम जो वेलोसिटी है कितनी दे के रखा है बच्चों, वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये यूनिट चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 6 3 बच्चों होता है 18 और 6 10 होता है 60, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 10 × 5 50/3। इसको भी आप ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, डेसिमल में मत लाओ, परेशान मत हो, डेसिमल में मत लाओ, ऐसे रहने दो, ठीक। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आपको वेलोसिटी थोड़ी ना पूछा, आपको तो क्या पूछा है, calculate the work done required to be done to stop a car of 15 किलोग्राम moving at a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 50/3, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया, 50/3 मीटर पर सेकंड, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाली जो कार थी, इसको रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कार अभी कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 50/3। ओके स्टूडेंट्स, कितने से, 50/3 मीटर पर सेकंड से, ठीक। अब इसको रेस्ट पे लाना है, ठीक। तो रेस्ट पे यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके, सपोज चलते चलते यहाँ रेस्ट पे आ गई। जैसे ये रेस्ट पे आ जाएगी तो मास तो अभी भी कितना होगा, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास 1500 किलोग्राम, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये लीजिए, वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0, ठीक। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रेस्ट पे लाने के लिए, इसको हम निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन ऑन अ बॉडी टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब सुनो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ई के फाइनल, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस, कुछ लोगों ने इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दिया होगा, मुझे पता है,
1/2 mv² निकाल के आपने आंसर निकाल दिया, बोलेगा जितना एनर्जी जिसके पास काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन उसको समझो तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही मैं कर रहा हूँ, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब सुनो, अब आ जाओ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे आइए, ठीक। सो देखिए, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो याद ही होगा मेरे ख्याल से, है ना। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, ई के इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, यही फॉर्मूला एक बार मैं यहाँ लगाऊंगा और यही एक बार यहाँ लगाऊंगा। देखिए ई के फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सो 0 का स्क्वायर और माइनस, अब ई के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2, मास को हमने m रखा, इंटू में v का स्क्वायर। और इनिशियली v कितना था, 50/3, तो v का स्क्वायर यानी कि 50/3 का स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनिशियल आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो आगे हो जाएगा 0 माइनस 1/2 इंटू m, मास कितना है 1500, तो यहाँ रखोगे आप 1500 इंटू में 50/3 का स्क्वायर यानी कि 50/3 इंटू 50/3। क्या ये बात आपको पता है कि अगर किसी नंबर पे स्क्वायर लगा होता है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। m की जगह हमने कितना रखा 1500 और 50/3 इंटू 50/3। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आपका वर्क कितना आ रहा है, वर्क आ जाएगा आपका, देखो आगे 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, देख लीजिए। ठीक, क्योंकि भाई 0 - 5 कितना होता है, -5, मतलब 0 के बाद माइनस करके कोई नंबर लिखा है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक, तो ये पूरा आंसर माइनस में आएगा, यानी कि -1/2 इंटू 1500 इंटू में 50/3 इंटू 50/3। ओके स्टूडेंट्स, चलो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 जाएगा, ये 750 आएगा, 750 इंटू 1 750। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस लगा रहेगा, याद रखना, 750 इंटू 1 750 इंटू में 50 इंटू 50 है, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका बच्चों 3 इंटू 3। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलो न्यू पेज पे आ जाओ। ठीक, पहले आप इसको देख लो भाई, आराम से देख लो, इस पेज को आप देख लीजिए आराम से, देख लिया। चलो अब वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 750 इंटू क्या था 50/3 इंटू 50/3, ऐसा ही था। ठीक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ जाएगा 0। सो W इज इक्वल्स टू माइनस 250 इंटू, अब देखो 50 इंटू 50 कितना होता है 2500। क्या आपको पता है ये बात भाई, 5 5 ज़ा 25 और ये वाला 0, ये वाला 0 लगा देंगे और अपॉन में क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, एक ही 3 बचेगा, ये 3 तो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू माइनस 25 इंटू 25 625 होता है, मानते हो कि नहीं बताओ भाई, 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625 और 1 0 2 0 3 0 1 2 3 0 और डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा 625 और ये हो गया देखिए 000। ठीक, इसको आपने किया 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है। ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप 2 लगाओगे, जैसे ही आपने 2 लगाया, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जैसे ही आप 2 लगाओगे, अब मतलब 2 को आपने कॉपी किया, 3 की टेबल ऐसी पढ़नी है कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, डेसिमल नहीं लगा सकते हो ना 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 ना। जैसे ही आपने 2 यहां से कॉपी किया है, तुरंत आप डेसिमल लगा के पॉइंट लगा के 0 नहीं बढ़ा सकते हो, नो। हमें पढ़ाया गया है कि जब यहां से कुछ कॉपी करते हैं तो हम ये जो नंबर होता है यहां पर 3 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। तो अगर आप 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ते हो तब भी काम नहीं बनेगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और ये 3 2 से बड़ा है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, 3 0 ज़ा कितना आएगा 0। ओके, तो 3 0 ज़ा कितना आ जाएगा 0 और 0 2 से छोटा होता है, 2 - 0 2, यहाँ से 5 कॉपी करोगे। ठीक, अब 3 8 ज़ा कितना होता है 24, नौ 25 - 24 1 और यहाँ से 0 कॉपी कर लेंगे, 3 3 ज़ा होता है 9। ओके, 10 - 9 होता है 1 और यहाँ से ये वाला 0 कॉपी कर लोगे, फिर से 3 3 ज़ा कितना होता है 9, 10 - 9 1 और यहाँ से 0 कॉपी कर लोगे। अब 3 3 ज़ा होता है कितना 9 और यहाँ से 1 कॉपी कर लोगे। अब आपके पास कुछ भी कॉपी करने के लिए है नहीं, अब आप डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हो, तो यहाँ डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लिया और 3 3 ज़ा कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है, 10 - 9 यहाँ कर रहा हूँ, 10 - 9 कितना आ जाएगा, ये ऐसा था ना, 10 - 9 कितना आ जाएगा 1 और डेसिमल की हेल्प से 0 और फिर से 3 3 ज़ा कितना आएगा
9, 10 - 9 1, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर से 3 3 सा कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से 3 3 3 आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के 1 2 3 प्लेस तक निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से आंसर कितना आ रहा है, W इज इक्वल्स टू माइनस, इसको हमने सॉल्व किया, आ रहा है 208333, 208333.333। अब हम डेसिमल के 1 2 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। ये वाले 3 को यहां से हटाओगे, ठीक, लास्ट वाला 3 5 से छोटा है तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो हम आगे 1 ऐड कर देते। अभी हम 3 को हटा देंगे ऐसे ही। ठीक, तो यहाँ से आएगा W इज इक्वल्स टू माइनस 208,333.33 जूल्स। ओके, तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया होगा और कमेंट भी करेंगे वो कि ये तो 1 सेकंड में हो जाएगा, बट अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो भैया। ठीक है, आपने लगा दिया होगा सीधे हाफ mv²। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम से करके दिखाओगे, वर्क आएगा नेगेटिव। यस सर, वर्क आएगा नेगेटिव। तो इतना जूल का वर्क करना पड़ेगा। व्हाई द वर्क इज नेगेटिव, वर्क नेगेटिव क्यों है, व्हाई दिस, व्हाट डज दिस माइनस साइन शोज। ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, तो जवाब है माइनस साइन ये बता रहा है कि इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए, इस बॉडी को, ये बॉडी का मोशन ऐसे था, ठीक, इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ऑब्वियसली। ठीक, यानी कि जो फोर्स लगाया गया है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी कि मोशन जिधर उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, मोशन इधर यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क कैसा आता है, नेगेटिव आता है। यस सर, इसलिए वर्क नेगेटिव आ रहा है। तो हेयर, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट लगा सकते हैं, हेयर द नेगेटिव वर्क डन शोज, लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लो, हेयर द नेगेटिव वर्क डन शोज दैट द force applied is opposite to the direction of the motion so that the body comes to rest। ओके, ये चीज है, यानी कि बस माइनस साइन के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मोटी मोटी बात ये, वर्क कितना करना पड़ेगा, तो जवाब है आप विदाउट माइनस भी वर्क को बता सकते हो। यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस साइन का एक्सप्लेन कर दिया ना आपने, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस साइन अब हटा के आप बता सकते हो 208,333.33 जूल्स का वर्क करना पड़ेगा। माइनस साइन क्या बताता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखिए बच्चों, ये जो वर्क डन है, ठीक, ये वर्क डन बहुत ही लेंदी आ रहा है यहाँ पर, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किलो जूल्स में निकाल सकते हैं। कैसे, वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 208,333.33 जूल्स था, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे किलो जूल में आ जाएगा। पता है ना, जूल को किलो जूल में कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब ये वाला डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, ये यहां आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि 208.33333 किलो जूल। ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 208.3, ये उतारा, ये उतारा, लास्ट वाला 3 अगर आप हटाओगे, टोटल 5 3 है ना, ठीक, ये वाला 3 हटाओगे तो 3 5 से छोटा है तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे, फिर से राउंड ऑफ करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 208.333। इस बार ये वाला 3 हटाओगे तो आगे कुछ भी नहीं करोगे, किलो जूल्स। फिर से ये वाला 3 हटाओगे, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट आंसर दीजिए आप, तो 3 3, इस 3 को हटाओगे फिर से कुछ नहीं करोगे। ठीक, तो ये भी आंसर सही है आपका, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट पेज, ओके, और ये रहा आपका सेकेंड पेज, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। ठीक, तो ये मास कितना है, मास इस ऑब्जेक्ट का एम है, इसका भी एम है, इसका भी एम है। फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है और ये मोशन हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर। ठीक, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उधर उसी डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है, और यहाँ जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है। ठीक, लग रहा है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अब वेस्ट टू ईस्ट का मतलब समझते हो ना, देखो ये होता है बच्चों इधर नॉर्थ, ये होता है इधर साउथ। ठीक है, नॉर्थ, इसका मतलब साउथ, इधर वेस्ट, और इधर हो गया आपका ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। ठीक है, तो इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो किधर से किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, अब मतलब ये है मोशन की डायरेक्शन। तो यही मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था कि मोशन की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन।
ठीक, तो ये मोशन हो रहा है, एस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एस का मतलब साउथ है। ये मैंने आपको डायरेक्शंस वाले जो सिंबल होते हैं दिखाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन हो रहा है ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए इधर भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मोशन हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर है, इधर भी मोशन इधर हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली इन स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। ओके, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका फोर्स, ये फोर्स वाला वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये ऐसे, इनके बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वर्क डन कितना होगा, जीरो। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पर, बिकॉज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, दैट्स वाई द वर्क डन इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात देखिए यहाँ लिखी फर्स्ट डायग्राम में। इन फर्स्ट केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन कितना है, जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड केस में देखिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब भी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स होता है, ठीक, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो होता है। ठीक, ये देखिए। ठीक, अभी मैं आपको फॉर्मूला लगा के भी दिखा दूंगा, जो बच्चों ने मेरी एनसीईआरटी प्लेलिस्ट देखी होंगी उनके लिए। ठीक, अभी आप डायरेक्ट समझो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इन सेकंड केस द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव। और थर्ड केस, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है। अब बच्चे सोचेंगे ये कौन सा केस है भाई, मान लो कोई ब्लॉक फिसलता हुआ किसी टेबल पे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। ओके, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, तो थर्ड पार्ट में the force acts in the direction opposite the direction of the displacement, so the work done is negative. Okay, अगर आप इसको फॉर्मूले से समझना चाहोगे तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है बच्चों, जिन बच्चों ने हमारा एनसीईआरटी देखा है, मैंने आपको पढ़ाया W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है। और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, एफ एस इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह आप 90 रखोगे और कॉस 90 की जगह आप कितना रखोगे, जीरो। सो एफ एस इंटू जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 जूल्स। ठीक, अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना आप लैंग्वेज में बता सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे एनसीईआरटी प्लेलिस्ट हमारा। ठीक, अब जिधर फोर्स होता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 होता है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक, तो यहां से अगर आप W निकालोगे तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि एफ एस इंटू वन, एफ एस इंटू वन एफ एस, यानी कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो वर्क डन कैसा हो गया, यहाँ वर्क डन हो गया पॉजिटिव। ठीक, यहाँ वर्क डन कितना था, 0। और थर्ड केस में स्टूडेंट्स यदि आप फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस। अब ध्यान दो बच्चों, एंगल कितना है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैंने आपको बताया था ये फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री। और मैंने आपको याद कराया है कि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। जिसको नहीं पता है सुन लीजिए ध्यान से। ठीक, तो यहाँ cos 180 लिखेंगे और cos 180 डिग्री की जगह -1 लिखेंगे, तो एफ एस इंटू में क्या आ जाएगा, -1, तो एफ एस इंटू -1, आंसर क्या आएगा, माइनस एफ एस। तो देखा वर्क डन कैसा आ गया, माइनस एफ एस, यानी कि नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन द सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। सोनी ने बोला, कोई बच्ची है सोनी, उसने बोला कि भाई अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं ना, उसके बावजूद भी उस पर एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। कैसा हो सकता है, आपसे पूछ रहा है। डू यू एग्री विद हर, व्हाई? अब सुनो बच्चों, न्यूटन सेकेंड लॉ से, ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो फोर्स होता था ये फोर्स नहीं होता था, ये नेट फोर्स होता था, यानी कि किसी बॉडी पे कितना नेट फोर्स लगा है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता था। ये जो फोर्स है नेट फोर्स है। अब आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं धीरे धीरे आराम से। सबसे पहले मान लीजिए एक टेबल है, ठीक, अब इस टेबल को आपने इधर से खींचा F1 फोर्स लगाकर, F1 कितना है, 5 न्यूटन, और मैंने इस डायरेक्शन में खींचा F2 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन लगाकर। ठीक, ये लीजिए भाई, ये टेबल है आपकी, ठीक, और इस टेबल को आप 5 न्यूटन से खींचो, चलो खींचो, आप भी 5 न्यूटन लगा रहे हो, मैं भी, कहने के लिए तो दो फोर्स लगे हैं,
लेकिन नेट फोर्स तो 0 है। ये मूव ही नहीं करेगा। आप भी 5 से खींच रहे हो, मैं भी, तो मेरे वाले 5 न्यूटन फोर्स ने आपके वाले 5 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स कितना आ रहा है इस पे, 0 आ रहा है। ठीक, ये देखिए यहां पर नेट फोर्स एफ नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर ये वाले फोर्स को आप पॉजिटिव मानोगे तो इसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया +5 न्यूटन और प्लस ये हो गया -5 न्यूटन, तो यहां से आंसर आएगा +5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, 0 न्यूटन। यानी कि फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स 0 न्यूटन लग रहा है। ठीक, 0 n का मतलब न्यूटन। तो यहां पे जब आप आओगे तो एफ नेट की जगह 0 रखोगे, इज इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन, और यहां से m इसके नीचे चला जाएगा, तो 0 इंटू एम, 0/m इज इक्वल्स टू a, 0/m कितना होगा 0, तो a इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एस्केलेशन कितना हो गया 0। देखा आपने, दो फोर्स लगने के कारण, दो फोर्स लग रहे थे उसके बावजूद भी एस्केलेशन कितना है 0। यही तो सोनी कह रही थी क्या, कि सोनी सेज दैट द एस्केलेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0। एस्केलेशन 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, जबकि बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तब भी एस्केलेशन 0 हो सकता है। सही तो कह रही है। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो आपका। अब मैं आइए आपको दिखाता हूं सेकंड सिनेरियो। क्या पता एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से बच्चों, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे 2 न्यूटन का, ठीक, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 2 न्यूटन का लग रहा है। ठीक, फिर यहां पे लग रहा है देखिए 5 न्यूटन, और यहां से लग रहा है ऐसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, और यहां से लग रहा है 11 न्यूटन का फोर्स, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है 11 न्यूटन। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, कहने के लिए तो बहुत सारे फोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस हैं, लेकिन 11 न्यूटन के जस्ट ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल कर देगा, एक ही बॉडी पे लग रहा है, ये इसको कैंसिल कर देगा 5 को, 2 को कैंसिल कर देगा, फिर से यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक, और नेट फोर्स 0 होने से नेट फोर्स का फॉर्मूला रख दो, नेट फोर्स क्या होता है m इंटू ए, तो m इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0/m। ठीक, 0/m कितना होता है 0, तो इस तरीके से एस्केलेशन कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब सोनी सही कह रही है कि यहाँ पे भी आप यूनिट जरूर लिखिए, एस्केलेशन 0 है बट आप यूनिट जरूर लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ इसका मतलब सोनी सही कह रही है भाई, किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगने के बावजूद भी एस्केलेशन 0 हो सकता है, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों, यहां पे हमने बताया, यहीं पे एक केस अभी और आपको बताऊंगा, सुनो। यस, आई एग्री विद हर, दिस इज बिकॉज द एस्केलेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन द सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट if the resultant force, resultant मतलब net force, if the resultant force is 0, we know that F is equals to ma, now when F is equals to 0 means F का मतलब net force is equals to 0, then the escalation A has to be 0 because mass cannot be 0। मास तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि m इंटू अगर 0 है तो मास तो 0 है, हो नहीं सकता, तो A को 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 इंटू m 0 आ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, m को इधर भेज दो, A की वैल्यू 0 आ जाएगी, जैसे समझना हो ऐसे समझ लो। अब सुनो, जरूरी नहीं कि बॉडी रेस्ट पे हो, ना ना ना, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। इमेजिन करो कि कोई एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, अरे सोच लो भाई, ठीक, ये जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इज इक्वल्स टू, मान लो ये जा रहा है लेट अस से 250 किलोमीटर पर आवर से, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, बस सुन लो इसकी वेलोसिटी कितनी है। अरे भाई जो भी है इसकी वेलोसिटी कुछ तो है, बट जितनी है उतनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब आप और आपका फ्रेंड हो सुपरमैन, सुन लो ध्यान से, अभी इसमें एस्केलेशन कितना है 0 है, पता है क्यों, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी आता है एस्केलेशन 0 है, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। आप और आपका दोस्त एरोप्लेन पे कूद गए सुपरमैन बन के, ये सुपरमैन एक आया आगे से एक आया पीछे से, ठीक, और आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने क्या किया, इसको पीछे 500 न्यूटन फोर्स से खींचा और आपने इसको आगे 500 न्यूटन फोर्स से खींचा। फिर से देख लो, नेट फोर्स तो 0 आएगा। चलते हुए एरोप्लेन पे एक ही टाइम पे आप आगे से कूदे हो, आपका दोस्त पीछे से, ये पकड़ के ऐसे खींचा आपने, सुपरमैन हो, कोई फर्क प्लेन पे नहीं पड़ेगा। कहने के लिए तो दो फोर्स लगे हुए हैं, लेकिन जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि इस फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, फिर से नेट फोर्स 0 आ गया, तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था उसी से चलेगा, एस्केलेट नहीं होगा, नेट फोर्स है ही नहीं। ठीक, तो यही है बस, तो सोनी सही कह रही थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपसे बोल रहा है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए बच्चों, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड मतलब समझो, आपको यहां एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है और ये किलोवाट आवर में निकालनी है। इन 10 आवर्स, टाइम दिया हुआ है कितना 10 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, टाइम कितना है 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच, यानी कि 4 डिवाइसेस हैं। अब डिवाइसेस मतलब समझ लो आपके घर में पंप लगा हुआ है, आपके घर में 4 पंप लगे। अरे भाई मान लो
4 पंप लगे हुए हैं, यहाँ 4 घर लाइन से लगातार हैं, हर घर में 500 वाट का पंप लगा हुआ है। ठीक, आइए जरा डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा बच्चों फर्स्ट पंप, ठीक, ये सेकंड पंप है, ये थर्ड पंप है और ये फोर्थ पंप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक पंप की पावर कितनी है, कितनी है, 500 वाट इसकी पावर है, 500 वाट इसकी पावर है, इसकी भी पावर कितनी है, 500 वाट है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और पावर 500 वाट ईच, हर एक पंप की पावर कितनी है, 500 वाट है। ठीक, ये लीजिए, इसकी भी पावर कितनी है, 500 वाट है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, देखिए ये सारे के सारे पंप 10 घंटे तक यूज किए जाते हैं। पढ़ लो ना क्वेश्चन आप, कह रहा है एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर दिस। ये 4 के 4 पंप होंगे, अरे पंप जिससे आप पानी चढ़ाते हो अपनी टंकी में, है ना। इसको आपने ऑन कर दिया 10 घंटे के लिए, अरे मान लो 10 घंटे के लिए ऑन कर दिया। ठीक, 1 बजे आपने इसको ऑन किया, रात में 10 बजे, 12 बजे ऑन किया, रात में 10 बजे ऑफ कर दिया, तो 10 घंटे हो गए टोटल। ठीक, अब सुनो, ये सबके सब मिलके कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे ये आपको निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए बच्चों, हमने पढ़ा है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम होता है। यानी कि यहां से अगर एनर्जी निकालना होगा तो मैंने आपको बताया एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम होगा। भाई एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा, पी इंटू टी। लेकिन शर्त होता है, क्या शर्त है, शर्त ये है कि इस फॉर्मूले में पावर को रखना है किलोवाट में। यहां पे शर्त होती थी, याद करिए, पावर को हम रखते थे किसमें, इन किलोवाट में, वाट में नहीं, किलोवाट में, और टाइम को हम रखते थे आवर्स में, तभी तो हमारी एनर्जी किस में आएगी, किलोवाट आवर में। भाई किलोवाट इंटू आर, किलोवाट आवर। ठीक, अच्छा अब देखिए बच्चों, यहां पर हम एक काम करते हैं, देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका बहुत आसान है, टोटल पावर निकाल लो आप, पी टोटल, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, या 500 को 4 से मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये टोटल पावर हो जाएगी। तो 500 प्लस 4 टाइम करोगे ना कि 500 इंटू 4 हो जाएगा ये। ठीक, सबकी पावर को जोड़ दोगे 2000 आ जाएगा। ये लीजिए 4 इंटू 5000, सॉरी 4 इंटू 500, 2000 क्या आ रहा है, वॉट आ रहा है। ठीक, तो ये जो पावर टोटल है यहाँ पर वो किस में आ रही है, वॉट में आ रही है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि फॉर्मूले में आपको क्या रखना है, किलोवाट में रखना है पावर को। तो इस पावर को टोटल पावर रखनी, क्योंकि चारों पंप चला रहे हो भैया, सबकी पावर को ऐड करके तब रखोगे आप, या एक की पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तब आपको टोटल पावर पता चल जाएगी। सो टोटल पावर आ गई इतनी। अब टोटल पावर को आपको रखना है किसमें, किलोवाट में। तो वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो उसको 1000 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, ठीक, वॉट आ जाएगा आपका किसमें, किलोवाट में। ये लीजिए 30 से 30 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2/1 कितना होता है, 2 क्या, किलोवाट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से पावर आ गई किलोवाट। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे पक्का, भाई किलोवाट पावर की यूनिट होती है, लेकिन किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, याद रखिएगा। ठीक, नाउ अब यहां पे आ जाइए, एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब पावर कितना दिया हुआ है, एक तरीके से सबका मिलाकर 2 किलोवाट, तो पी की जगह हम क्या रखेंगे, टोटल पावर, ये पी टोटल है। ठीक, टोटल पावर, ठीक, कितनी है, 2 किलोवाट, इनटू में टाइम कितना है, टाइम है 10 आवर्स। अब आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20। भाई 2 इंटू 10 20, और किलोवाट इंटू आर, किलोवाट आर। ये लीजिए, ये आपकी एनर्जी आ गई किलोवाट आवर में। ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है, नोट कर लो, फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया। अब इसका दूसरा तरीका ये था कि आपने क्या किया, एनर्जी कंज्यूम बाय 1 पंप निकाल लिया, एनर्जी कंज्यूम बाय 1 पंप या 1 डिवाइस निकाल लिया। एक डिवाइस की आपने एनर्जी निकाल ली और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी कंज्यूम बाय 1 डिवाइस, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा P इंटू टी। अब एक डिवाइस की पावर कितनी थी, 500 वॉट, इसको आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक, ये लीजिए, तो ये आ जाएगा किसमें, किलोवाट में। कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 5/10, 5/10 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 किलोवाट। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 10 आवर्स। ठीक, तो पावर कितना हुआ, पावर रखा 1/2 kW मतलब किलोवाट, टाइम रखा 10 आवर, 2 1 2, 2 5 5 इंटू 1 5 किलोवाट आवर। एक डिवाइस की एनर्जी आ गई। सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम, कितनी डिवाइसेस हैं टोटल, 4, तो एक डिवाइस इतनी एनर्जी कंज्यूम करती, तो 4 डिवाइस कितनी करेगी, 4 इंटू 5, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किलोवाट आवर कितना आ जाएगा, 20 किलोवाट आवर। ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, ये इसका दूसरा मेथड है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। देखिए इसको फ्री फॉल करा दीजिए,
ये इवेंचुअली आके जैसे ही ग्राउंड से टकराता है तुरंत रुक जाता है, ऐसा इन्होंने बोला है आपके सामने, ये ऐसे, ठीक। अब देखो साउंड निकल रहा है, ध्यान देना, आई ना आवाज टकराने की, साउंड निकल रहा है। मैं मान रहा हूं यहाँ एयर रेजिस्टेंस 0 है, ये मैं मान के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि पता है क्वेश्चन का मतलब ये है यहाँ पर बच्चों कि क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा नहीं बोल रहा है एयर रेजिस्टेंस वगैरह, तो मैं एयर रेजिस्टेंस 0 मान ले रहा हूँ। अभी आप सुन लो मेरी बात पहले, ठीक, यानी कि ये वैक्यूम में हो रहा है, ये प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है, वैक्यूम में, ठीक। यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरता है और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरता है, अब आपको पूरी कहानी पता है बच्चों, मान लो कि यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, ठीक, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, 100 जूल्स है, अरे भाई मान लो, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, 0 है। क्यों? क्योंकि जब तक इसको मैंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था, ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 जूल्स है, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक। सो h हाइट पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, 100। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है स्टूडेंट्स। अब वेलोसिटी इसकी 0 है, टॉप पे वेलोसिटी इसकी 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी, 100 + 0, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, ME का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका सम अभी भी कितना है, 100 है, 100 पोटेंशियल और काइनेटिक 0, तो 100 है, ठीक। एयर रेजिस्टेंस 0 मान लीजिए, 100 जूल है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। एयर रेजिस्टेंस 0 है, एयर वैक्यूम में हो रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पर, मान लो, अरे भाई मान लो, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाता है। तो जब ये गिर रहा होगा, इतना तो सब लोग को पता है, जब ये गिर रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 काइनेटिक में चेंज हो रही होगी। जैसे ये ग्राउंड पे हिट करने वाला होता है जस्ट, तो इसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट 0 हो जाएगी, है ना, और काइनेटिक कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी 100। तो जैसे ये टकराएगा, पूरी की पूरी 100 जूल एनर्जी अचानक से गई कहाँ, क्या हो गया ऐसा, क्योंकि भाई जब ये रुक गया, यहाँ स्टॉप हो गया, तो इसका v0 हो गया पक्का, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और वेलोसिटी 0 होने की वजह से फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो ये जो 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी इसके पास, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले, ये गई कहाँ, तो जवाब है ये कन्वर्ट हो गई। बच्चों ध्यान से सुनिए, एक तो साउंड निकला, आपको दिखाई पड़ा, मतलब सुनाई पड़ा, ठीक, ये, ठीक। एक तो ये काइनेटिक एनर्जी की कुछ मात्रा चेंज हो गई हुई साउंड में, तो इस 100 जूल में से कुछ मात्रा तो चली गई होगी कहाँ, साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। दूसरा, जब ये यहां पे आके टकराया होगा, अब आपको समझ में तो नहीं आता यहां, लेकिन यहां हीट वेव्स निकली होंगी, यस, इन दोनों का जैसे ही कांटेक्ट हुआ, फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ यहां पर हीट वेव्स निकली होंगी, तो कुछ मात्रा यहां पे हो गई कहां, हीट में कन्वर्ट, ठीक। तो इस 100 जूल में से कुछ कन्वर्ट हो गई साउंड एनर्जी में, कुछ कन्वर्ट हो गई हीट में। और तीसरी बात, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात है, उसको अगर आप ध्यान दें, किसी किसी बुक में इसका आंसर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ये आके इसको ऐसा दबाता है, तो ये जो ग्राउंड है, ये कितना भी हार्ड हो, ये जो ग्राउंड है, ये कितना भी हार्ड ग्राउंड हो, लेकिन बच्चों जब ये आके ऐसा फोर्स लगाएगा ना, तो ये इसके मॉलिक्यूल को, ग्राउंड के जो मॉलिक्यूल्स को नीचे दबाएगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन सोचिए, ये ग्राउंड के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देगा, ठीक। अगर हम माइक्रोस्कोप लेके देखें तो ग्राउंड के, ये ग्राउंड का लेवल था पहले, और जैसे ही आके ऊपर से ऑब्जेक्ट गिरेगा, ठीक, ये ग्राउंड का लेवल ये ऐसे नीचे चला जाएगा थोड़ा सा, ये ग्राउंड के जो सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स थे नीचे दब जाएंगे, इसके प्रेशर लगाने के कारण, इसके फोर्स लगाने के कारण, यानी कि कुछ एनर्जी ग्राउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज करने में यूटिलाइज हो गई है, कुछ एनर्जी ग्राउंड में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यस सर, ग्राउंड के मॉलिक्यूल नीचे चले जाएंगे। वो अलग बात है कि ग्राउंड अगर इलास्टिक नेचर का है तो वापस अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, बट मोटी मोटी बात यह है कि कुछ मात्रा यहां पर ग्राउंड के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में चली गई होगी, और किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि उसके शेप या साइज को चेंज करने में जो एनर्जी जाती है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, ठीक। अब आइए देखते हैं इसका आंसर हमको क्या लिखना है। सो पॉइंट नंबर 1 हमने लिखा, हमने बोला when freely falling object having kinetic energy hits the ground and eventually stops, then what happens? Number 1 point, some of the kinetic energy is converted into sound energy, ठीक, कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जो साउंड निकला, साउंड वेव्स होती हैं एक्चुअल में, साउंड में चैप्टर में आप पढ़ोगे, वेव्स कंटेन सम एनर्जी, ठीक। तो साउंड वेव्स क्या रखती हैं अपने पास, एनर्जी रखती हैं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ चली गई साउंड एनर्जी में, ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, ओके। नंबर 2 पॉइंट, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू विच द फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड वेयर इट फॉल्स बिकम स्लाइटली वार्म, ओके। अब देखिए, ये जो कांटेक्ट होता है दोनों का, ऑब्जेक्ट और ग्राउंड का, कुछ हीट बनती होगी जिसकी वजह से यहाँ गर्म हो जाता है, यस। अब बोलेगा सर मैंने टच किया मुझे तो गर्म नहीं लगा,
जैसे ये हीट वेव्स बनती होंगी तुरंत रेडिएट हो जाती हैं कहाँ, एनवायरनमेंट में, आपको गर्म थोड़ी ना लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही प्रिसाइज डिवाइस हो कोई और यहाँ पर हम रख के मेजर कर लें तुरंत के तुरंत, तो हमें दिखाई पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर राइज हो गया। ओके, यानी कि कुछ हीट वेव्स भी बनी होंगी। ठीक, थर्ड बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर जाके देखें तो ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स नीचे दब गए होंगे इस तरीके से, तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड। एक बात तो मैं बताना भी भूल गया, यहां लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। अगर ग्राउंड का सरफेस दबा है तो इसके मॉलिक्यूल्स भी ऊपर दब गए होंगे इस तरीके से, इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, इसका भी शेप और साइज चेंज हुआ होगा और इसका भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ होगा बच्चों, आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक, तो वही चीज है, कुछ एनर्जी कहां चली गई, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज करने में चली गई। किसका कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया होगा और ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया होगा। पढ़ लीजिए, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड गेट डिफॉर्म्ड अ लिटिल बिट एट द पॉइंट ऑफ देयर कोलिजन। मतलब जहां पे टक्कर हो रही है दोनों की, जहां पे कोलिजन हो रहा है, कोलिजन मतलब जहां पे टकरा रहे हैं दोनों, जितने कांटेक्ट में टकरा रहे हैं वहां पे इसके शेप और इसके शेप में कुछ चेंज आ गया होगा, जो कि आपको अगर हम कोई बड़ा सा माइक्रोस्कोप लगा के तुरंत के तुरंत अंदर घुस के देख लें तो हमें पता चल जाएगा इसके मॉलिक्यूल दब गए, शेप और साइज में चेंज हुआ होगा। ओके, तो कुछ एनर्जी ऐसा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर हो गई होगी। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट बच्चों आपको एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।